बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पाकिस्तान सोसाइटी ऑफ न्यूरोलॉजी के ज़ेर तमाम फालिज के हवाले से अवामी आगाही को बढ़ाने के लिए इस प्रोग्राम की सीरीज़ का हम आगाज़ कर रहे हैं और इस हवाले से आज हमारा पहला प्रोग्राम है। इसका उन्वान है फालिज के हवाले से जो ये बीमारी फैली हुई है दुनिया भर में, उसके हवाले से गुफ्तगू की जाए और जो अवामी आगाही इस हवाले से है और जो होनी चाहिए वो हमारी आज की गुफ्तगू का मौजू है। तो हमारे आज के मेहमानों में शामिल हैं प्रोफेसर डॉक्टर भोजो किलानी, जो आगा खान यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं न्यूरोलॉजी के और वहाँ की न्यूरोफिजियोलॉजी लैब के डायरेक्टर भी हैं। डॉक्टर अब्दुल मालिक, जो न्यूरो केयर और फालिज केयर प्रोग्राम के साथ इन्वॉल्व हैं और न्यूरोलॉजी एजुकेशन के साथ, टीचिंग के साथ और पब्लिक अवेयरनेस के साथ काफ़ी तवील अरसे से वाबस्ता हैं। तो आप तमाम हज़रात को खुश आमदीद हमारे इस प्रोग्राम में। और हम अपने प्रोग्राम का आगाज़ डॉक्टर भोजो से करते हैं कि फालिज की बीमारी दुनिया भर में एक बड़ी बीमारियों के अंदर शुमार होती है। तो दुनिया भर में इसके क्या आदाद शुमार हैं, कितने बड़े पैमाने पे ये बीमारी है और इसके क्या क्या असरात हैं कि जो माशरे पे मुरतब हो रहे हैं, और बिलखुसूस हमारे रीजन के अंदर जो साउथ एशिया का रीजन कहलाता है उसमें ये बीमारी कितने बड़े पैमाने पर मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। ये काफ़ी आम बीमारी है पूरी दुनिया में। अगर आज से हम 20-25 साल देखें तो फालिज जो है वो 6ठे नंबर पर आम बीमारी थी और अगले 5 सालों में, इन 5-6 सालों में, यानी कि 2020 तक उसकी जो इफ़ेक्ट है वो और बढ़ जाएगा। ये और आम बीमारी होगी और ये सारी बीमारियों में पूरी दुनिया में 4थे नंबर पे आ जाएगी। इससे आगे जो है वो जैसे दिल की बीमारियां हैं और कैंसर ज़्यादा होंगे, लेकिन 6ठे नंबर से ये 4थे नंबर पर आ जाएगी। और पूरी दुनिया में जो है वो 5 मिलियन से ज़्यादा सालाना स्ट्रोक होते हैं, यानी कि 50 लाख से ज़्यादा, और उसका 2/3 हिस्सा जो है वो दुनिया के जो लो और मिडिल इनकम कंट्रीज़ होते हैं जो हैं उनमें हैं। तो जो यहाँ का रीजनल जो डेटा है, साउथ एशिया का जहाँ तक ज़िक्र है, अभी लेटली कुछ चंद साल पहले जो डेटा पब्लिश हुआ है उसके मुताबिक इंडिया में हर लाख लोगों में से 545 लोगों को फालिज होता है। पाकिस्तान का डेटा इतना अवेलेबल नहीं है, इतना उस पर जो है वो तहकीक नहीं हुई है, लेकिन जो चंद एक सर्वे हुए हैं उसके मुताबिक यहाँ पे भी ये बीमारी काफ़ी आम है। और जो एक सर्वे पब्लिश हुआ था आज से कोई 10 साल पहले, उसके मुताबिक कोई 5% लोगों को हो सकता है कि फालिज हो एक वक्त में। तो इस हिसाब से ये बीमारी जो है वो हमारे पास काफ़ी आम है। बाकी दुनिया में ये बीमारी कदरे कम होती जा रही है, लेकिन हमारे रीजन में ये बतदरीज बढ़ती जा रही है। अच्छा, पाकिस्तान में भी बीमारी है या नहीं? क्योंकि लोग तो ज़ाहिर हमारे यहाँ तस्करा आता है मलेरिया का, कैंसर का नाम सुनने में आता है, हेपेटाइटिस, इस तरह की बीमारियाँ जो इन्फेक्शन वाली बीमारियाँ कहलाती हैं, इनका नाम ज़्यादा सुनने में आता है। लेकिन पाकिस्तान में क्या ये बीमारी मौजूद है और किस पैमाने पर मौजूद है और उसके क्या असरात हो रहे हैं? डॉक्टर अब्दुल मालिक। बिस्मिल्लाह। बिल्कुल, पाकिस्तान में ये बहुत बड़ी तादाद में ये बीमारी मौजूद है और एक मोहताद अंदाजे के मुताबिक, क्योंकि ऐसा पॉपुलेशन बेस कोई तहकीक तो मुयसर नहीं है, लेकिन जो हॉस्पिटल की बुनियादों पर और जो अर्बन सिटी की बुनियाद पर जो तहकीक जो अब तक छपी है उसके मुताबिक ये है कि हर लाख में से तकरीबन 250 लोगों को फालिज का होता है। इस तरह पाकिस्तान में एक मोहताद अंदाजे के मुताबिक तकरीबन 3.5 लाख अफराद ऐसे हैं जिनको सालाना बुनियादों पर फालिज होता है। तो ये एक बहुत बड़ी तादाद है जिसकी हम देख सकते हैं कि ये बीमारी बहुत बड़ी, यानी ये यानी कि टिप ऑफ द आइसबर्ग, यानी कि ये एक तरह से बिल्कुल एक वो चीज़ है जो हमें हस्पतालों में दस्तयाब आदाद शुमार के मुताबिक होता है, लेकिन जो असल हक़ाइक़ हैं वो तो जब तक एक पॉपुलेशन बेस कोई अवामी सतह पर, कोई हुकूमती सतह पर इसकी कोई तहकीक नहीं की जाएगी, उस वक्त तक ठीक आदाद शुमार तो नहीं बताया जा सके। लेकिन ये बहुत बड़ी तादाद में पाकिस्तान के बड़े शहरों में भी और छोटे शहरों में भी ये बीमारी पाई जाती है। अच्छा, एक तो ये है कि आमतौर पर तासुर ये है कि ये बीमारी शायद कोई बूढ़ों की बीमारी है, तो क्या ये तासुर दुरुस्त है? नहीं है। दूसरी बात है कि जो हमारे माशरे के तबक़ात हैं, जैसे ख़वातीन हैं, उसमें इस बीमारी की शरह क्या है, बच्चों में, नौजवानों में इस बीमारी की शरह क्या है, और पाकिस्तान के अंदर जो मुख्तलिफ एथनिक रीजन्स हैं जैसे पंजाब है, पख्तून, खैबर पख्तूनख्वा है, सिंध है, बलूचिस्तान है, तो इस हवाले से कोई अदाद शुमार मौजूद है कि कहाँ पे ये बीमारी ज़्यादा है
और किन एज ग्रुप्स के अंदर और किस तरह के माशरती ग्रुप्स के अंदर ये बीमारी ज़्यादा है? ये तो तासर है कि ये बूढ़ों की बीमारी है, ये असल में ये मगरब से आया है, वहाँ पे ये ज़्यादा बूढ़ों में बीमारी देखी जाती है। लेकिन ऐसा नहीं कि जवानों में बिल्कुल नहीं होती, वहाँ पे भी यंग एज में बीमारी ये होती है, लेकिन उसकी तादाद बहुत कम होती है। वो आप समझ लें कि 10% से कम होती है। लेकिन उसके मुकाबले में यहाँ पे यंग एज का मतलब कि 45 साल की कम उम्र में यहाँ पे ये बीमारी काफ़ी ज़्यादा है। और यहाँ का मतलब सिर्फ पाकिस्तान नहीं, ये हमारा पूरा साउथ एशिया का रीजन, उसमें ये कोई 20-25% टोटल जो हस्पतालों में देखे गए हैं वो यंग एज में ज़्यादा होती है, यानी कि 45 साल से कम उम्र के लोगों में। और जो ख़वातीन में ज़्यादा होती है या मर्दों में ज़्यादा होती है, ये भी जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं उनमें ये देखा गया है कि जब ये यंग एज में होती है तो मर्दों में ज़्यादा होती है, लेकिन जब उम्र बढ़ जाती है तो फिर दोनों में जिनसों में एक जितनी होती है। लेकिन यहाँ पे जो हमारा जो यंग एज ग्रुप है जिसमें ज़्यादा होती है वो उसमें ख़वातीन में ज़्यादा होती है। तो जो ख़वातीन हैं उनमें यंग एज में कदर ज़्यादा होती है, उसका प्रोपोर्शन जो है वो ज़्यादा है मगरबी ममालिक के मुकाबले में। और मेल्स में जो है वो भी यंग एज में रिलेटिवली ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू वेस्ट, लेकिन जो ओवरऑल ट्रेंड है वो ये देखा गया है कि वो वही फॉलो करता है कि जैसे उम्र बढ़ती है तो उसकी शराब बढ़ती जाती है। तो ये बुनियादी जो है वो डिफरेंस है हमारी रीजन का वेस्ट के मुकाबले में, कि यंग एज में हमारे पास स्ट्रोक जो है वो कदर ज़्यादा है और ख़वातीन में यंग एज में और भी ज़्यादा है। और उसकी मुख्तलिफ वजूहात जो है वो हैं जो कि उसके रिस्क फैक्टर हैं, जिस पे हम बाद में बात भी करेंगे। जो आपने एथनिक डिफरेंसेस की बात की है, रेशियल डिफरेंसेस की, उस पर एटलीस्ट हमारे पास कोई बहुत ऑथेंटिक डेटा नहीं है। कोई जैसे डॉक्टर मालिक ने भी कुछ देर पहले कहा कि हमारे पास कोई पॉपुलेशन बेस्ड जो है वो सर्वेज नहीं हुए हुए। जो पॉपुलेशन बेस्ड सर्वे जो हुकूमती सतह पर हुआ था वो बहुत पहले हुआ था, अर्ली 90s में, तो उसमें स्ट्रोक को या फालिज को नहीं देखा गया था। तो अब जो है वो जो अगला सर्वे जो होगा या होने जा रहा है तो उसमें ये इम्पॉर्टेंट होगा कि फालिज को भी देखा जाए ताकि हमें उसके ठीक आदाद व शुमार मिले। ना सिर्फ ये कि ये बीमारी कितनी आम है हमारे पास, और ये भी कि उसका कोई एथनिक या रेशियल डिफरेंसेस हैं या नहीं। क्योंकि एक स्टडी हुई थी कि जिसमें उन्होंने शो किया था PMRC की, कि जिसमें शायद पख्तूनों में थोड़ी शरह उसकी ज़्यादा होती है, लेकिन ज़रा इसको अभी वैलिडेट करने की ज़रूरत है। अच्छा, यह बात आई यहाँ पे कि पाकिस्तान में फालिज यंग लोगों में ज़्यादा है, 15 से 45 साल के तकरीबन 18-20% लोग हैं फालिज के, और पाकिस्तान में फालिज की उम्र भी कम है। अमेरिका में फालिज 68 साल की उम्र में होता है, पाकिस्तान में 59 साल की उम्र में होता है। और इतनी हाई मोर्टेलिटी यानी इतनी बड़ी तादाद में लोग मर जाते हैं, आदाद शुमार से अंदाज़ा होता है कि पाकिस्तान में कोई रोज़ाना 400 अफराद हैं जो फालिज की वजह से जाबाक हो जाते हैं। तो ये जो इतने बड़े पैमाने पे पाकिस्तान में ये बीमारी मौजूद है और बढ़ रही है, और उसकी वजह से जो इतनी हलाकतें हो रही हैं, इसकी वजह क्या है कि क्यों ये पाकिस्तान में बीमारी इतनी ज़्यादा मौजूद है और ये बढ़ती जा रही है और बिलखुसूस यंग लोगों को अपना शिकार कर रही है? इसकी क्या वजह है? लेकिन इसकी वजूहत जो आम तौर पे मगरब में पाई जाती हैं कमोबेश वही वजूहत हमारे यहाँ भी, वहाँ तो बाकायदा इसके अदाद शुमार मुख्तलिफ़ वजूहत की बुनियाद में मुयसर हैं, लेकिन हमारे पास भी जितनी तहकीकात मौजूद हैं उसके मुताबिक वही वजूहत हैं, जिसमें सबसे नंबर 1 जो है वो बुलंद फशार खून, जो ब्लड प्रेशर जिसको हम कहते हैं वो है। उसके साथ साथ ज़ैबतीस यानी शुगर का होना, और हमारे माशरे में गो के ये बहुत ज़्यादा देखा जाता है कि ग़ुरबत और ये चीज़ें हैं, लेकिन जो बॉडी मास इंडेक्स है यानी मोटापा है वो भी अच्छा खासा इस माशरे में पाया जाता है, तो ये भी एक वजह है। उसके साथ साथ जवानों में बहुत बड़ी तादाद है, लेकिन आमतौर पे सिगरेट नोशी और ये तमाम वजूहात जो हैं, और पाकिस्तान में सिगरेट नोशी एक टिपिकल जो बाकी दुनिया में होता है, उसके अलावा भी अवामिल है, शीशा है, हुक्का है, वो नस्वार है,
अपना पान है, गुटखा है, ये तमाम जो तंबाकू की मुख्तलिफ च्यूएबल फॉर्म है, ये भी एक बहुत बड़ी वजह है हमारे माशरे में। और इसमें कानून साजी तो मौजूद है लेकिन इस पर कोई ऐसा अमल दरामद नहीं, जिसकी वजह से ये बहुत बड़ी तादाद जो है जो नौजवानों में भी और उससे ऊपर वाली उम्र के लोगों में वजह बन रही है फालिज की। और एक जो पाकिस्तान मेडिकल रिसर्च PMRC के एक तहकीक के मुताबिक पाकिस्तान में तकरीबन 45 साल से ऊपर जो लोग हैं उनमें 33% में ब्लड प्रेशर पाया जाता है। और तकरीबन पाकिस्तान के अंदर 2020 तक तकरीबन 20 मिलियन लोग हैं जो ज़ियादतीस के शिकार हो जाएंगे। तो ये एक दो बहुत बड़ी वजूहात हैं कि अगर इन दो वजूहात को एक अच्छे अंदाज में आगाही की बुनियाद पर और इसके रोकथाम के एतबार से हम रोक लें बुनियादी सतह पर, तो हम फालिज के ये जो एक तरफ वबाई सूरत हाल है इससे हम बचा जा सकता है। तो ये दो बहुत बड़ी, वैसे तो मोटापा भी है, उम्र का ज़्यादा बढ़ जाना भी है, बहुत सारी वजह, लेकिन दो बड़ी कॉमन हमारे माशरे के अंदर वजूहात हैं, जिसमें नंबर 1 बुलंद फ़िशार खून, ब्लड प्रेशर, और उसका प्रॉपरली फिर और साथ में ज़ियादतीस का होना। अच्छा, कुछ ऐसे रिस्क फैक्टर्स हैं जो मगरबी ममालिक में नहीं पाए जाते, जिनके बारे में बात आती है कि वो यहाँ पे ज़्यादा हैं। जैसे हमारे यहाँ जो चूइंग टोबैको है इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है, जो मगरबी ममालिक में इतना नहीं होता है। तो क्या ये भी रिस्क फैक्टर है स्ट्रोक का, इससे भी फालिज हो सकता है? इसी तरह डालडे का इस्तेमाल है, जो मुख्तलिफ़ तरह के घी होते हैं। इसी तरह पाकिस्तान में हेपेटाइटिस की बीमारी काफ़ी है, हेपेटाइटिस B और C, और जो इन्फेक्शंस होते हैं मुख्तलिफ़ तरह के, क्या इसकी वजह से भी फालिज हो सकता है और ये भी रिस्क फैक्टर्स में काउंट होते हैं फालिज के? इन तीनों चीज़ों में जो आपने अभी मेंशन की है, उसमें सबसे अहम चीज़ जो है वो च्यूइंग टोबैको है, यानी कि तंबाकू खाना। तो जिसमें पत्ती वाले पान, गुटके, छालिया के साथ, सुपारी के साथ ये चीज़ आ जाती है। तो वो जो है वो सबसे अहम रिस्क फैक्टर है। और एक जो है वो यहाँ पे स्टडी हुई थी कराची में, उसके मुताबिक, वो पॉपुलेशन बेस थी, उसके मुताबिक वो लोग जो इन चीज़ों का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं उनमें फालिज की शरह ज़्यादा देखी गई थी। तो ये आप समझ लें कि जो है वो सिगरेट नोशी के एडिशनल है, तो जो कि फालिज का सबब बन सकता है। और बाकी जो दो चीज़ें आपने बयान की हैं उनका जो है वो डेटा इतना अवेलेबल नहीं है, और उनकी जो है वो स्ट्रोक के साथ जो रिलेशन है वो इतनी वेल इस्टेब्लिश नहीं है। दो के फालिज के साथ उस पर काफ़ी लिटरेचर है, लेकिन जैसे हेपेटाइटिस के साथ, लेकिन वो इतना बहुत वो स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन नहीं है जितनी तंबाकू की है। तो क्योंकि ये चीज़ काफ़ी आम है, और तो ब्लड प्रेशर और शुगर के साथ साथ मेरे ख्याल में स्मोकिंग और च्यूएबल टोबैको जो है वो इम्पॉर्टेंट रिस्क फैक्टर है जिसको एड्रेस करने की ज़रूरत है। इसके साथ साथ तसाहुल पसंदी जो हमारे यहाँ एक्सरसाइज करना होना, यानी ये एक बहुत बड़ा, ये भी एक रिस्क फैक्टर है कि फिजिकल एक्टिविटी हर चीज़ में एक, हाँ, ये एक एस्टेब्लिश रिस्क फैक्टर है स्ट्रोक के बीमारी के लिए। अच्छा, अब जो ये इतने, यानी यहाँ पे जो बात आई कि ज़ाहिर फालिज एक बहुत आम बीमारी है और इतनी बड़ी तादाद में लोग इसका शिकार हो रहे हैं, इसके रिस्क फैक्टर्स भी इतने आम हैं, लेकिन हम ये देखते हैं कि हमारे माशरे में न सिर्फ आवाम के अंदर इस हवाले से कोई आगाही नहीं है, बल्कि इवन डॉक्टर्स की अवेयरनेस भी कम है, और हुकूमत को तो इस बात का इदराक नहीं है इतना कि ये बीमारी किस तरह है। और जो आप जिस तरह आप बता रहे हैं कि ये तो एक वबाई मर्ज़ की तरह बढ़ रही है बीमारी, और बड़ी तादाद में लोगों को ये अपनी लपेट में लेती चले आ रही है। तो ये जो अवेयरनेस नहीं है हुकूमती सतह पर, डॉक्टर्स की सतह पर या आवाम की सतह पर, इसका लेवल क्या है इस अवेयरनेस का? और दूसरा ये है कि ये नहीं है तो क्यों नहीं है, और अगर नहीं है तो इसको दुरुस्त करने के लिए क्या इक़दाम किए जा रहे हैं? ये बहुत अहम बात है, क्योंकि इसके नतीजे में ही हम वो अवामिल की तरफ जा सकते हैं जिसकी वजह से इस बीमारी की रोकथाम पे कोई इक़दाम किए। बुनियादी तौर पे ये काम तो हुकूमत ही का है, यानी वो अपनी सेहत की पॉलिसीज़ के अंदर वो उन इक़दामात को ज़्यादा फ़रोग़ दे, उन इक़दामात की तरफ ज़्यादा अपने बजट को लगाए जो कि आगाही के हवाले से और बचाव के हवाले से तदाबीर इख्तियार कर सकें। यानी हुकूमत अपनी अगर बुनियादी, लेकिन यहाँ तो बात कहीं चली जाएगी, लेकिन यहाँ बुनियादी मसला ये है कि वो तदाबीर नहीं हैं जिसकी बुनियाद पर हम वो इक़दामात कर सकें जिससे कुछ बीमारियों का बचाव मुमकिन हो सके। लेकिन बहरहाल माशरे के अंदर जो दूसरे तबक़ात हैं जो मुख्तलिफ, यानी जैसे अब पाकिस्तान में अब सिविल सोसाइटी और नॉन स्टेट एक्टर्स का बहुत ज़्यादा अमल दाखिल है, तो उन्हीं के तहत ही अगर हम आगाही की कोई मुहिम्मात करें माशरे में, इसमें लोगों में ये शऊर दें कि ये अवामिल हैं जिसके नतीजे में
एक ऐसी बीमारी से आपका साबका पड़ जाता है जो कि फिर उम्र भर माजूरी का बायस बन सकता है। लिहाजा फिर हमें बहुत ज़्यादा फिर हुकूमत की नज़र में देखे बजाय जो सेहत की अंजुमनें हैं या जैसा शोबे तिब से वाबस्ता जो इदारे हैं वो फिर इस इक़दाम को अपने सर उठाएं, जो किसी हद तक उठाए हुए भी है, लेकिन ये ज़ाहिर सी बात है कि इतने बड़े समंदर में कतरे या 2 कतरे के बायस लिहाजा बुनियादी तौर पर जब तक हुकूमत इसमें अपना कोई हिस्सा नहीं बताएगी तो माशरे में आगाही नहीं पैदा होगी। लेकिन माशरे में आगाही के नतीजे में उसके इक़दाम किए जा सकते हैं जिससे फिर हम इस बीमारी से किसी हद तक बच सकते हैं। अच्छा, इस हवाले से जो पाकिस्तान सोसाइटी ऑफ न्यूरोलॉजी है उसने क्या इक़दाम किए और क्या इक़दाम कर रही है कि डॉक्टर्स के अंदर अवेयरनेस पैदा हो स्ट्रोक के हवाले से और डॉक्टर्स को पता चले कि फालिज की सही तशख़ीस और सही इलाज कैसे होता है और पब्लिक के अंदर भी अवेयरनेस पैदा हो, इसके लिए सोसाइटी ऑफ न्यूरोलॉजी ने क्या इक़दाम किए? पाकिस्तान सोसाइटी ऑफ न्यूरोलॉजी के तहत मुख्तलिफ़ प्रोग्राम होते रहते हैं। उसमें एक तो उनका रेगुलर फ़ीचर जो है वो उनकी एक एनुअल मीटिंग होती है और फिर फालिज के हवाले से एक अपडेट भी होता है जिसमें न सिर्फ पाकिस्तान के न्यूरोलॉजिस्ट बल्कि वो पाकिस्तानी न्यूरोलॉजिस्ट जो बाहर होते हैं वो भी आते हैं, वो स्ट्रोक के बारे में लेटेस्ट इंफॉर्मेशन देते हैं और वो प्रोग्राम जो है वो बेसिकली फ़िज़िशन्स के लिए होता है और उसमें अमूमन ज़्यादातर जो है वो न्यूरोलॉजिस्ट आते हैं। लेकिन उसके अलावा कुछ और आगाही के प्रोग्राम गाए बगाए होते रहते हैं जिसमें फ़िज़िशन्स को टारगेट किया जाता है और कभी कुछ प्रोग्राम जो है वो पब्लिक के लिए भी होते रहते हैं और कुछ टीवी प्रोग्राम्स भी होते रहते हैं, जैसे ये वाला प्रोग्राम हो रहा है पब्लिक अवेयरनेस की आगाही के लिए। और फिर सालाना एक वर्ल्ड स्ट्रोक डे होता है, उस दिन के दौरान जो है वो मुख्तलिफ़ प्रोग्राम्स होते हैं। एक ब्रेन अवेयरनेस वीक होता है, उसके दौरान जो है वो जितनी भी ब्रेन की या न्यूरोलॉजी की डिजीज़ हैं, बीमारियां हैं, उसके मुतालिक प्रोग्राम होते हैं बेशमूल फालिज के। गाइडलाइंस और पब्लिक अवेयरनेस के कैंप्स वगैरह भी लगाती रही उसके हवाले से। इसमें असल में जैसे डॉक्टर भोजन ने कहा, ये तमाम इक़दाम के साथ साथ देखें 3 सतहों पर हम ये काम कर रहे हैं और इसको तो बाकायदा हमने थोड़ा सा ऑर्गेनाइज भी इस सतह पर किया। एक है आगाही की सतह पे, आगाही की सतह पे मुख्तलिफ़ अवामी सतह पे लिटरेचर की तैयारी की गई है जिनको क्लिनिक के ज़रिए से, बैनर्स के ज़रिए से, स्टीमर के ज़रिए से, सोशल मीडिया के ज़रिए से हमने लोगों में ये आगाही पैदा की है कि वो कौन कौन से अवामिल है जिनसे आप बचें जिसके नतीजे में फालिज हो सकता है। तो लोगों में आगाही क्रिएट की गई लोगों, और उन शहरों को हमने यानी 2000 सितंबर 2012 से तो हम इस बता सकते हैं तकरीबन 25 शहरों के अंदर हमने मुख्तलिफ़ सतहों पर कैंप्स किए, मुख्तलिफ़ सतहों पर और उन जगहों पर ख़ास तौर पर जहाँ पे न्यूरोलॉजिस्ट अवेलेबल नहीं थे। और मुल्क में जो पाकिस्तान सोसाइटी ऑफ न्यूरोलॉजी के तहत और दीगर उसके स्ट्रोक सोसाइटी के तहत हमने इस तरह के इक़दाम किए जिसके नतीजे में लोगों में ये आगाही और शऊर बेसिक और स्क्रीनिंग का काम किया जा सके ताकि हमें ये पता चल सके कि माशरे के अंदर वो कौन कौन से अवामिल हैं जिसके नतीजे में फालिज हो सकते हैं और उनमें ये आगाही अवाम में पैदा हो ताकि वो बच सके। तो पहले तो आगाही है। दूसरा उसके नतीजे में डॉक्टर्स के ट्रेनिंग प्रोग्राम, डॉक्टर्स की ट्रेनिंग का जिससे डॉक्टर भोजन ने कहा कि हम एक तो पाकिस्तान सोसाइटी ऑफ न्यूरोलॉजी एनुअल मीटिंग्स करती है, अपने सिम्पोजियस करती है CM, लेकिन उन शहरों के अंदर भी फैमिली फिजिशियन प्रोग्राम पूरा हमने इसको चलाया। तकरीबन 20-22 शहरों में पूरे 1.5 साल में तवातुर के साथ कर रहे हैं जिसमें न्यूरोलॉजिस्ट अवेलेबल नहीं है ताकि उन डॉक्टर्स को जिन्होंने जो फर्स्ट डोर स्टेप पे जो मरीज़ों से जो इंटरेक्ट करते हैं वो ये बात जान सकें कि फालिज के हवाले से क्या इक़दाम करने चाहिए एज ए डॉक्टर और क्या क्या चीज़ें यानी डू एंड डोंट्स और उसके अवेयरनेस पूरा दिया जाता है। और उनको लिंक किया पाकिस्तान के उन बड़े शहरों के इंस्टीट्यूट में न्यूरोलॉजी से जहाँ पर न्यूरोलॉजी के डॉक्टर ट्रेन मौजूद हैं और शोबाजात मौजूद हैं ताकि अगर फ़र्ज़ करें वो चीज़ें उनके आउट ऑफ द कंट्रोल होती हैं या वहाँ पे वो सहूलियात मुयस्सर नहीं है तो उनको उस चीज़ की आगाही दी ताकि वो उन शहरों पे पेशेंट अपने रेफ़र कर सकें या कम से कम टेलीफोनिक के तौर पे या दीगर जो गैजेट्स के ज़रिए वो ये आगाही हासिल कर सकें जिसके नतीजे में फालिज का इलाज किया जा सकता है। इसके साथ साथ तहकीक का भी काम किया गया जिसके मुख्तलिफ पाकिस्तान सोसाइटी ऑफ न्यूरोलॉजी से वाबस्ता डॉक्टर ने मुख्तलिफ मौज़ूआत पर तहकीकात जिसमें गाइडलाइंस का भी एक मुरतब होना है जिनको डॉक्टर्स तक भी पहुँचाया गया, प्लस ये कि वो कौन कौन से अवामिल हैं जिसके नतीजे में फालिज जो है इस माशरे में वक़ूफ़ पज़ीर हो रहा है। तो ये 3 सतहों पर हम यानी इस सोसाइटी के तहत भी और इसके साथ जो वाबस्ता पाकिस्तान सोसाइटी है या नाफ है ये उसके तहत हम प्रोग्राम करते रहते हैं। और ज़ाहिर से तो ये एक बहुत ही मतलब महदूद वसाइल में महदूद काम है
ज़रूरत ज़्यादा बड़े काम की है, ज़रूरत ज़्यादा बड़ी चीज़ों की है, लेकिन उसके साथ साथ फिर वसाइल की ज़रूरत है, और ये प्रोग्राम जिस तरह डॉक्टर भुजो ने कहा उसकी एक कड़ी भी है। तो डॉक्टर भुजो, ये बात तो बहुत वाज़ेह है कि पाकिस्तान में बीमारी बढ़ रही है और बहुत तेज़ी के साथ बढ़ रही है, और इसके नतीजे में हलाकतें भी बढ़ रही हैं, माजूरी भी बढ़ रही है। तो पाकिस्तान के अवाम को आप क्या पैगाम देना चाहेंगे कि इससे किस तरह बचा जा सकता है? लोग ये पूछते हैं कि क्या फालिज से बचना मुमकिन है, और अगर बचना मुमकिन है तो किस तरह इससे बचा जा सकता है? तो 2-3 चीज़ें जो हमने पहले भी डिस्कस की हैं। फालिज जो है वो कुछ रिस्क फैक्टर्स हैं उसके, जो कि बहुत ही वेल इस्टेब्लिश्ड हैं, जो कि हमारी पॉपुलेशन में बहुत ज़्यादा है। जैसे हाइपरटेंशन की बीमारी है, जो कि 45 साल के बड़ी उम्र में यहाँ पे हर तीसरा फ़र्द इस बीमारी में मुब्तला है। और या शुगर है, डायबिटीज़ है, जो कि 45 साल के बड़ी उम्र में हर चौथे फ़र्द को जो है वो डायबिटीज़ या शुगर है। तीसरी चीज़ स्मोकिंग, सिगरेट, और प्लस जो है वो च्यूएबल टोबैको, और वो भी काफ़ी आम है। कोई 25-30% लोग जो है वो स्मोक करते हैं, ख़ास तौर पर मेल्स या मर्द हजरात में। ख़वातीन में उसकी शरह कम है, बल्कि काफ़ी कम है, कोई 10% के आसपास होगी। चौथी जो चीज़ है वो जैसे कोलेस्ट्रॉल है, वो भी कोई 15 साल से बड़ी उम्र के लोगों में पाकिस्तान में कोई हर 5वें फ़र्द की कोलेस्ट्रॉल जो है वो बढ़ी हुई है। तो इन 5 चीज़ों का कंट्रोल बहुत ही ज़रूरी है, जिससे इस बीमारी से बचा जा सकता है। तो उसका मतलब ये है कि आप ब्लड प्रेशर से अमूमन कोई सिम्टम नहीं होते, कोई तकलीफ़ नहीं होती, शुगर से भी हो सकता है कोई तकलीफ़ ना हो। तो इन चीज़ों को देखते रहना चाहिए स्क्रीनिंग के तौर पर। जैसे अगर किसी को ब्लड प्रेशर नहीं भी है तो भी कम से कम 6 महीने में या साल में एक मरतबा ब्लड प्रेशर चेक करवाते रहना चाहिए। अगर वो बढ़ा हुआ है, यानी कि उसकी जो ऊपर वाला ब्लड प्रेशर है वो 140 है, नीचे वाला 90 है, उससे ऊपर है या इतने रेंज में आ रहा है मुस्तकिल, तो उनको किसी डॉक्टर से, फिजिशियन से रुजू करना चाहिए, ताकि उसको ठीक तरह से कंट्रोल किया जा सके। इसी तरह से शुगर भी टेस्ट करते रहने चाहिए साल में कम से कम एक मरतबा, और 20-25 साल की उम्र के बाद के लोगों में कोलेस्ट्रॉल भी देखनी चाहिए। स्मोकिंग बंद करनी चाहिए, और फिज़िकल एक्टिविटी, एक्सरसाइज रोज़ाना कम से कम आधा घंटा हफ्ते में 5 दिन करनी चाहिए। उससे भी जो है वो बहुत पॉजिटिव इफ़ेक्ट आता है, न सिर्फ फालिज से बचने के लिए बल्कि बाकी चीज़ों में भी। दिल की बीमारी से भी, मोटापा भी कम होता है, कोलेस्ट्रॉल पे भी पॉजिटिव इफ़ेक्ट आता है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि लोग खुद कर सकते हैं, और इसमें कोई इतना बहुत जो है वो हाई फाई चीज़ की ज़रूरत भी नहीं है, और ना ही कोई इतनी कॉस्ट है। एक्सरसाइज की कोई कॉस्ट नहीं है, आपको सिर्फ वक्त चाहिए, एक वक्त निकालना चाहिए। इसी तरह से जो है वो खाने में एहतियात, जैसे बहुत चिकनाई वाली चीज़ें, बहुत नमकीन चीज़ें, उनसे कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ती है, फालिज की रिस्क भी बढ़ती है, ब्लड प्रेशर भी बढ़ता है। तो वो फिर एक साइकिल बन जाती है। तो अगर डाइट हेल्दी होनी चाहिए, जिसमें जो है वो मुनासिब मिक़दार में गोश्त भी होना चाहिए, लेकिन फ्रूट्स और वेजिटेबल्स भी होनी चाहिए, ताकि इन सब चीज़ों का कंट्रोल हो। अभी जो रिसेंटली जो अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन ने जो अपना अपडेट पब्लिश किया है इस दिसंबर में 2013 में, उनने जो कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ के जो 7 अहम जो रिस्क फैक्टर रखे हैं, कार्डियोवैस्कुलर का मतलब कि दिल की बीमारियां और फालिज, उसमें न सिर्फ शुगर, ब्लड प्रेशर और स्मोकिंग का जिक्र है, बल्कि एक्सरसाइज और हेल्दी डाइट का भी जिक्र है। तो उन 7 पैरामीटर्स में ये 2 भी उतने ही अहम है जितना ब्लड प्रेशर और शुगर का कंट्रोल है। तो ये तो वो चीज़ें हैं जो कि लोग कर सकते हैं। और फिर जैसे पहले जिक्र किया कि लोगों में आगाही किस तरह से आनी चाहिए, वो ये है कि एक तो जैसे पाकिस्तान सोसाइटी ऑफ न्यूरोलॉजी काम कर रही है, या बाकी जो सोसाइटीज़ हैं न्यूरोलॉजी की, वो काम कर रही हैं। उसके साथ साथ जो है वो गवर्नमेंट और NGOs को अपना रोल प्ले करना चाहिए। एक बिल्कुल एक हेल्थ पॉलिसी फालिज से रिलेटेड मुरतब होनी चाहिए, जिसमें इसको टारगेट बनाया जाए। तो फालिज की बढ़ती हुई शरह को रोकने के लिए, और इसको जो इसके नतीजे में हलाकतें हो रही हैं, माजूरी, इसको रोकने के लिए हुकूमती सतह पे क्या इक़दाम तजवीज़ करेंगे
कि जिसके नतीजे में इसको हम कंट्रोल कर सकें? देखें, ये फालिज वो बीमारी जो पाकिस्तान में जो एक मोहतात, तकरीबन इसमें 85% जो लोअर इनकम के जो लोग हैं वो मौत के शिकार हो जाते हैं, और 89% वो लोग हैं जो कि जिनकी रोज़मर्रा ज़िंदगी जो है वो, तो मतलब जिसका आउटकम इतना ख़तरनाक हो, उस पर हुकूमती सतह पर उतने ही अहम इक़दाम की ज़रूरत है। तो जिस तरह हुकूमत ने मुख्तलिफ़ बीमारियों के हवाले से प्रिवेंशन प्रोग्राम किए हुए हैं, जैसे मलेरिया का है, टीबी का है, अपना हेपेटाइटिस का है, तो इसी तरह नेशनल फालिज यानी नेशनल स्ट्रोक प्रिवेंशन प्रोग्राम का हुकूमत जो है इसका आगाज़ करे, इसको अपने PMRC के उस यानी बीमारियों में इनकॉर्पोरेट करे, ताकि वो ये तमाम अदद शुमार जैसे दीगर बीमारियों के हवाले से PMRC जमा करती है या दीगर बीमारियों के हवाले से इसका इस तरह इस बीमारी के हवाले से भी नेशनल सर्वे होना चाहिए, और उसका पूरा एक प्रोग्राम मुरतब होना चाहिए जो पाकिस्तान में जो न्यूरोलॉजिस्ट की सोसाइटी है उसके ताउन के साथ पाकिस्तान की हुकूमत जो है इसका पूरा प्रोग्राम मुरतब करे, और इसको लॉन्ग टर्म बुनियादों पर आवाम में आगाही करने के लिए उसके तमाम यानी इसके हुकूमती सतह पर ना सिर्फ ये कि नेशनल प्रोग्राम्स इसका होना चाहिए, बल्कि मुख्तलिफ DHQ लेवल तक भी स्ट्रोक यूनिट का बाकायदा सरकारी सतह पर इसमें, ताकि उसके नतीजे में न्यूरोलॉजिस्ट जो हैं वो सिर्फ बड़े शहरों में अवेलेबल ना रहें, बल्कि वो छोटे डिस्ट्रिक्ट सतह पे भी जाके अपनी सहूलियात दे सकें। तो ये तो एक मल्टी डायमेंशनल प्रोग्राम है जिसको बहर हुकूमत अगर इसको अहमियत सेहत की कभी उनके हिस्से में आई तो इसको अहमियत देंगे तो इंशाल्लाह कोई शायद हो सके। हमारा यानी रिक्वेस्ट जो है वो यही है कि नेशनल स्ट्रोक प्रिवेंशन प्रोग्राम होना चाहिए जिसके नतीजे में इस बीमारी के हवाले से आगाही। शुक्रिया डॉक्टर भोजो और डॉक्टर अब्दुल मालिक आपका कि आपने हमारे नादरीन को बड़ी अहम मालूमात फराहम की। नादरीन, आज हमने स्ट्रोक के हवाले से बहुत अहम एस्पेक्ट्स पर गुफ्तगू की। पाकिस्तान में ये बीमारी जिस तरह से बढ़ रही है और इसके नतीजे में जिस तरह से हलाकतें और माजूरी हो रही है, इससे हम बच सकते हैं और इससे बचना मुमकिन है, इसके ऊपर हमने गुफ्तगू की, और इंशाअल्लाह हम आइंदा प्रोग्राम में इस हवाले से मज़ीद गुफ्तगू के लिए हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।